अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे, मम्मी की उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे हैं। यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज़्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने इतने लोग तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो, तुम पे कौन भरोसा। पापा पे बुलवा रहे, बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। तो जो पहले सज्जन बात कर रहे थे वो थे डीएम। तो सुना आपने किस अंदाज में वो बात कर रहे थे। ये हाथरस के कलेक्टर हैं जिन पर पीड़ित परिवार धमकाने का आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि मामला रफा दफा करने के लिए उन पर यानी कि परिवार पे लगातार दबाव बनाया जा रहा है। डीएम साहब आज ही पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे और जो दूसरी आवाज़ थी, जो दूसरी महिला आप जिसको सुन रहे थे, वो परिवार की एक महिला जो बता रही थी कि किस तरह से परेशान हो चुके हैं वो तमाम लोग। और ये लगातार ये कह रही थी कि हमें धमकाया जा रहा है, हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि किसी बात को बयान जो है आप वो बदल रहे हैं। इस तरह की तमाम बात जो है परिवार की ये महिला कर रही थी। हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने परिवार से मुलाकात की है। मुकेश, हाथरस में आप हैं और हाथरस के कलेक्टर आज परिवार से मिले हैं। जो उनका बातचीत करने का अंदाज था और पहले भी जो ऑडियो सामने आए हैं उसमें ऐसा लगता है कि वो कुछ धमकाने वाले अंदाज में है। कम से कम ऐसा ही पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है। पीड़ित परिवार किस तरह से दबाव में है और अब तो ये बात भी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो बलात्कार से ही इनकार कर रही है। देखिए, बिल्कुल अगर हम डीएम की जो उनका पूरा जो वीडियो है वो देखें तो जो यहाँ के डीएम हाथरस के डीएम हैं प्रवीण कुमार लक्सर, वो कुछ इस अंदाज में बात कर रहे हैं कि एक तरह से जो विक्टिम फैमिली है उसको थ्रेट कर रहे हैं वो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पत्रकार आधे पत्रकार बचे हैं, आधे और चले गए हैं, आधे और चले जाएंगे, उसके बाद हमें और आपको यहाँ पर रहना है और आप बार बार जो स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं वो मत करिए। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो विक्टिम फैमिली का कहना ये है कि जो प्रशासनिक अमला है, ख़ासतौर से जो डीएम हैं, वो उनको लगातार थ्रेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कई बातों को लेकर दबाव बना रहे हैं। अब चूँकि जो हम लोग हैं वो भी आज सुबह से विक्टिम फैमिली से नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि हमें गांव से 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है। एक बैरिकेड लगा हुआ है सामने और इस बैरिकेड के आगे किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। तो बाहर बहुत ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं और गांव के अंदर भी बहुत ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं। तो विक्टिम फैमिली ये खुद कह रही है कि वो घर में कैद हैं, वो किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी बात मीडिया तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के एलिगेशन विक्टिम की फैमिली लगा रही है। तो कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि जो हाथरस प्रशासन है उसका रवैया काफ़ी असंवेदनशील है। ख़ास तौर से जो विक्टिम का शव था उसको फैमिली की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और अभी एलिगेशन लग रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो विक्टिम की फैमिली को धमका रहे हैं। तो कुल मिलाकर कई सारी बातें गांव से निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन चूंकि मीडिया को गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर रोक दिया गया है, इसलिए गांव में क्या कुछ चल रहा है उसकी ना तो हम रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं और ना ही वो बातें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं कि गांव में आखिर क्या कुछ चल रहा है। आज सुबह से यहाँ पर एसआईटी की टीम आई थी। एसआईटी की टीम ने जो विक्टिम फैमिली है उसका बयान दर्ज किया है, मौका वारदात पर वो गई है, लेकिन मीडिया कर्मियों से कहा गया कि एसआईटी की टीम चूँकि अंदर पूछताछ कर रही है, ऐसे में मीडिया का जाना अंदर ठीक नहीं है और इसीलिए रास्ते को बंद कर दिया गया है। लेकिन करीब 3 घंटे पहले एसआईटी की टीम गांव से निकल चुकी है, उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी मीडिया कर्मी गांव के अंदर नहीं जा पा रहा है,
अभी भी पुलिस ने रास्ते को बंद किया है, बैरिकेटिंग कर रखी है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको भी गांव में जाने की परमिशन नहीं है। और दिन में कई बार ऐसा हुआ कि राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का पुलिस से टकराव हुआ, पुलिस ने या तो डंडे मारे या फिर जबरन उनको यहाँ से हटा दिया है। तो अभी जो पूरा इलाका है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी जो पूरा इलाका है ये खाली करा दिया गया है। इस बैरिकेड के पीछे तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं। पूरा गांव और गांव के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है और इस बैरिकेड के अंदर किसी को जाने की परमिशन नहीं है। तमाम जो मीडिया कर्मी दिल्ली से या फिर जो स्थानीय मीडिया कर्मी हैं वो इसी बैरिकेड के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये सामने आगरा हाथरस का रोड है। आप देखें कि इस रोड पर आज दिन में कई बार इस रोड को ब्लॉक किया गया। तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ पर आए जिन्होंने रास्ते को बंद किया, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक या जबरन उनको यहाँ से हटाया और कई बार लाठीचार्ज किया। तो कुल मिलाकर पीड़ित परिवार भी पुलिस की जांच से खुश नहीं है। वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहा है। और वहीं जो तमाम स्थानीय लोग हैं या जो दलित समाज के लोग हैं वो भी यूपी सरकार और हाथरस प्रशासन के रवैये से खासे नाराज हैं। नगमा जी, आप लोगों के साथ ये मजबूरी है कि गांव के बाहर चूंकि रोका गया है मीडिया को, इसलिए जाकर ज़्यादा रिपोर्टिंग या जो वहां पर पड़ताल की जा सकती है वो करना मुमकिन नहीं है, जैसा मुकेश बता रहे हैं। हमारे साथ आप बने रहें मुकेश। इससे पहले आज दिन भर क्या चला है उसके बारे में बता दें। यमुना एक्सप्रेस वे पर पूरे दिन हंगामा चला है और जो ये हंगामा था उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी घेराबंदी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली लेकर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, राहुल गांधी हाथरस जाने की कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी को रोका गया। राहुल गांधी वहां से झाड़ियों की तरफ गए और जाने की कोशिश की, वहां पर वो गिरे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद ये खबर है कि उनको अब पुलिस दिल्ली लेकर आ रही है। राहुल और प्रियंका को पुलिस ने दिल्ली जाने के लिए छोड़ा है। हाथरस जाने की कोशिश कर रहे राहुल और प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर उनको बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट गेस्ट हाउस ले जाया गया। उनके साथ चल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हल्का लाठीचार्ज भी हुआ, कुछ कार्यकर्ताओं को धक्का मुक्की में चोट आई। राहुल गांधी भी धक्का मुक्की में गिरते दिखे। जब हिरासत में लेने की बात हो रही थी तब राहुल गांधी पुलिस वालों से बहस करते दिखे। वो जानना चाह रहे थे कि उनको किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। सर, मैं आप लोग गिरफ्तार करता हूँ। आपने एक मिनट देना, मैं किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं ये मुझे बता दीजिए। किस धारा में? किस धारा? एक सेकंड। किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? मैं अकेला जाना चाहता हूँ। लाठीचार्ज की भी 188 में हम आपको अभी गिरफ्तार। ये मुझे बताइए क्या है? सर मैं बता रहा हूँ सर, 188 समझाइए क्या है? एनी लॉ। कौन सा लॉ? कौन सा लॉ है? कौन सा लॉ है? जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है। नहीं, कौन सा लॉ वायलेट कर रहा हूँ मुझे ये तो बता दो। कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया? सर 144 का है। 144 में नहीं हूँ मैं। 140 में मैं अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देखिए सर, ये क्या हो रहा है? ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, सरकार को लेनी पड़ेगी, योगी जी को लेनी पड़ेगी। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं प्रदेश में, वे बिल्कुल बंद करवाने चाहिए और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं है। आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे और आज ये स्थिति है कि आज हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस दर्ज होते हैं। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। हमने अभी भी तस्वीरों में देखा और सुबह से ये हंगामा चल रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से पुलिस ने उनको रोका। और राहुल गांधी ये सवाल जवाब करते सुनाई दिए हैं भूपेश जी पुलिस से कि किस धारा के तहत उन्हें रोका जा रहा है, क्यों उनको हिरासत में लिया जा रहा है। जिस तरह से ऑपोजिशन के साथ साथ मीडिया को भी पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है, आप इस पर क्या कांग्रेस करना चाहेगी? दिखाई दिया आज की सड़कों पे कार्यकर्ता थे, थोड़ी मारपीट भी उनके साथ हुई है। ये तो बेहद आश्चर्यजनक घटना घटी है कि यदि कोई अपराधी जेल में भी हो और उसके रिश्तेदार की मृत्यु हो जाए तो न्यायालय भी उन्हें
मृतक कार्य में जाने की अनुमति प्रदान करती है, जेल से छोड़ के भेजते हैं। लेकिन यहाँ तो स्थिति ये हो गया कि मृतका के जो पीड़िता है उसके परिवार वालों को भी अंतिम क्रियाकर्म में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई, उसे रोका गया। ये तो पहली बार पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने देखा है। और पीड़ित परिवार से मिलने सभी राजनीतिक दल के लोग जाते हैं, कल वहाँ के सांसद गए थे और लोग भी गए थे। तो आखिर ये क्या कारण है कि जिसमें राहुल जी को या प्रियंका जी को वहाँ रोक रहे हैं? और जिस प्रकार से आपको क्या लग रहा है भूपेश बघेल जी कि जैसे राहुल गांधी प्रियंका गांधी को रोका गया और उसके पहले परिवार को शामिल नहीं किया गया, वहां पर अंतिम संस्कार के दौरान भी परिवार ने डर से खुद को बंद कर लिया घर के अंदर, क्योंकि उन्हें खींच कर ले जाया जा रहा था कि वहां वो जबरदस्ती खड़े हों ताकि वो स्वीकृति दे दें। रातों रात जिस तरह से अंतिम संस्कार बच्ची का कर दिया गया, तो क्या इतना डर है, क्या इतनी हड़बड़ी है और क्यों इस तरह से हो रहा है? ये तो सीधा सीधा सत्ता का अहंकार है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, कैसे भी करें, कोई हमको रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, और कोई विरोध करेगा तो उसे धक्का दे के गिरा दिया जाएगा, जैसे कि राहुल जी को धक्का मार के गिराया गया। मैं समझता हूँ किसी राष्ट्रीय दल के पूर्व अध्यक्ष को इस प्रकार से धक्का मुक्की, एक साधारण कांस्टेबल है वो सड़कों पे धक्का दे के गिरा रहे हैं, उस पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, तो पहली घटना है। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है और समाज के लिए भी घातक है कि हम समाज में अंतिम क्रिया करने जाते हैं उसे भी रोका जाए। तो ये तो पता नहीं देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं योगी और मोदी जी। पर मोदी जी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से बात की है और कहा कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इसमें आरोपियों को। मुख्यमंत्री ने इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है। आपको लग रहा है कि प्रशासन काम कर रहा है इस पर चुस्ती से? प्रधानमंत्री जी भी उसी प्रदेश के सांसद हैं और उस प्रदेश में एक पीड़िता के परिवारजनों को अंतिम क्रिया में जाने से रोके, इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि बिना उच्च स्तरीय निर्देश के बिना तो ये स्थानीय पुलिस तो करेगी नहीं इस प्रकार से। लेकिन ये हुआ है, तो क्या इसमें कोई कड़ी कार्रवाई प्रधानमंत्री जी करेंगे? न सामाजिक कार्य करने दे रहे हैं, न पारिवारिक काम करने दे रहे हैं, न ही एक संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं। राहुल जी को भी रोका जा रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं? योगी आदित्यनाथ कुछ भी कर लें और ये आंख मूंद के बैठे रहें, प्रधानमंत्री जी केवल एक निर्देश दे दें और उसका कोई औचित्य नहीं है, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए कि उनको खुली छूट दे दी गई कि आप कुछ भी कर लें? तो तमाम आप कह रहे हैं कि जो कार्रवाई के लिए कहा गया है, लेकिन उसके पहले जिस तरह से मिलने नहीं दिया जा रहा किसी को भी, पुलिस वालों पर यह आरोप लगा रही है पीड़ित परिवार जो है, मृतक के जो माँ बाप हैं, उनके परिवार की महिलाओं को हमने सुना कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मामला को रफा दफा कर दिया जाए। इसके लिए जो वहाँ के कलेक्टर हैं उनका अंदाज भी सामने आया है बोलने का। परिवार का आरोप है कि एक तरह से धमकाया जा रहा है। कुछ पुलिस वालों पर यह भी आरोप है कि जिस समय वो हो रहा था अंतिम संस्कार, पुलिस वाले वहाँ सिर्फ पुलिस थी, पुलिस वाले हंस भी रहे थे, ऐसा जेडीयू के केसी त्यागी ने हमसे कहा कुछ देर पहले के लिए। तो परिवार का आरोप भी है, परिवार को किस तरह सुरक्षा मिलेगी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, घटना घटी, उसे दबाया गया। जब पीड़िता की मृत्यु हो गई तो उसे डेड बॉडी को घर वालों को नहीं दिया गया। रात में अंत्येष्टि नहीं होता, ये आधी रात को जाकर अंत्येष्टि कर दिए बिना परिवार वालों के। अब उसके बाद परिवार वालों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो आखिर कौन सी बात है जिसे दबाना चाहती, छुपाना चाहती है सरकार? क्या बात है? और इतना निरंकुशता तो ठीक नहीं, इतना घमंड भी ठीक नहीं है। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा है। तो फिर ये इनके घमंड कहाँ से टिकेगा? लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये तो बहुत व्यथित करने वाला है। हमारे देश में इस प्रकार की घटना घटी है जी। अपराधियों को भी पारिवारिक कार्यक्रम में जाने की अनुमति मिलती है। यहाँ तो पीड़िता है जिसके साथ रेप हुआ है, जिसकी हत्या की गई है, उस परिवार वैसी व्यथित है और उसको अंतिम क्रिया करने ना दिया जाए और जो सांत्वना देने जा रहे हैं उसको रोका जाए। ये तो बेहद दुखी करने वाली घटना है।
बेहद दुखी करने वाली घटना है। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हमसे बात कर रहे थे और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकेश सिंह जेंगर भी जुड़ रहे हैं। और इसमें बता दें कि एक नया मोड़ भी अब इस पूरे मामले में आ गया है। एक तो ये तस्वीर देखिए जिस समय अंतिम संस्कार किया गया था उस लड़की का, और सिर्फ पुलिस वहां नजर आ रही है, पुलिस ही पुलिस है। परिवार ने ये कहा कि जबरदस्ती उन्हें वहां पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, उनके घर से लोगों को ले जाने की कोशिश की जा रही थी ताकि एक स्वीकृति रहे कि परिवार की रजामंदी के साथ ये अंतिम संस्कार किया गया, जैसा कि पुलिस ने कहा भी। लेकिन परिवार का कहना है कि वो चाहते थे कि तमाम धार्मिक रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार दूसरे दिन हो और बच्ची घर आए, उसकी लाश घर आए, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया वहां पर प्रशासन, पुलिस ने। और पुलिस ने रातों रात अंतिम संस्कार कर दिया, बल्कि उस दौरान भी उस तरह की ऑडियो आई है पुलिस वालों की कहते हुए कि तमाम लोग यहाँ पर नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा लोगों को डांटते हुए सुनाई दिए थे उस समय भी पुलिस वाले, और बीच रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब उसमें एक बात और सामने आई है इस मामले में। उत्तर प्रदेश पुलिस ये कह रही है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है इस मामले में, और शायद बलात्कार इसमें था ही नहीं। तो इस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हादसा हुआ उसके बाद से अब ये भी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के एडीजी ने कहा है कि इस मामले में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता सचिन पायलट। सचिन पायलट, आपने सुना होगा कि अब इस मामले में एक तो ये भी बात सामने आ रही है, पुलिस कह रही है कि फोरेंसिक रिपोर्ट से ये साबित नहीं हो रहा कि रेप है, और दूसरे ये कि आज पूरे दिन जो ये हंगामा चलता रहा और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को वहां पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई, खुद राहुल गांधी के साथ भी। क्या वजह आपको लगती है कि सरकार नहीं चाहती उत्तर प्रदेश की कि कोई भी पीड़ित परिवार से मिले? क्या वो इस बात पुलिस जैसा बार बार कहती नजर आ रही है कि इसके ऊपर राजनीति हो रही है और इसलिए वो लोगों को रोक रहे हैं? देखिए, सरकारें उत्तर प्रदेश में बहुत सारी आई और चली गई, लेकिन इस सरकार की खासियत ये है कि जब महिलाओं का सवाल होता है, उनकी सुरक्षा की बात होती है, तो इतनी घबराहट, इतना छुपाने की कोशिश मैंने कभी देखी नहीं। और जिस दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, उसका आधी रात में अंतिम संस्कार किया गया, घर वालों को दूर रखा गया, इतने सारे सवाल खड़े हो गए कि प्रधानमंत्री को फोन करना पड़ा, मुख्यमंत्री जी को, और तब जाके एक एसआईटी का गठन हुआ। लेकिन सारे सबूत नष्ट करने की कोशिश, दमनकारी नीति अपनाकर, बल प्रयोग कर कर लोगों को दूर रखा जाए, घर वाले चिंतित हैं, व्यतीत हैं, और जिस न्याय की उम्मीद वो करते हैं, मुझे लगता नहीं कि सरकार का जो तंत्र है वो न्याय दिला पाएगा। इसलिए पूरे देश में आज आक्रोश है, और ये एक हाथरस की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार उत्पीड़न और यौन शोषण बच्चियों का होता रहा, लेकिन कभी भी छुपाने की इतनी ब्लेटेंट कोशिश पहले नहीं करी गई। और जिस प्रकार आज मैं समझता हूँ सभ्यता, मानवता, कानून, अधिकार और लोकतंत्र सबको तार तार कर दिया आज के जो हादसे और कल के जो हादसे हुए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी अगर जा रहे थे तो उस विक्टिम के परिवार के लोगों से मिलना कहाँ का गुनाह है? कोई रैली नहीं थी, कोई भाषण नहीं था, कोई यात्रा नहीं थी, सिर्फ जाकर संवेदना प्रकट करने का एक मानवीय काम जो प्रदेश की सरकार के नुमाइंदे नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे नेता जाना चाहते हैं तो किस कारण उनको रोका गया, और जिस प्रकार उनके साथ धक्का मुक्की कर कर एक निम्न स्तर की राजनीति का उदाहरण दिया है, मैं समझता हूँ निंदनीय है, और इसको पूरा देश देख रहा है। तमाम लोगों ने देखा, बहुत सारे विपक्ष के लोगों का या दूसरे खेमे से आवाज़ आ रही है कि ये सिर्फ एक स्टंट है जो मुलाकात करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने वर्चुअल बातचीत की है परिवार वालों से। तो क्या आपको लगता है कि चूंकि कोरोना का दौर है और भीड़ में इकट्ठे वहां पर जाना शायद इजाज़त इसलिए नहीं है, वरना क्या वजह है कि परिवार कह रहा है कि उनको धमकियां भी मिल रही हैं प्रशासन की तरफ से? खुद हमने कलेक्टर की आवाज़ सुनी है, एक तरह से एक धमकी वाले टोन में वो बात कर रहे थे परिवार से, और ये भी कह रहे थे कि मीडिया को भी बल्कि इजाज़त नहीं है, उनको कुछ दूरी पर रोक दिया गया है। तो रातों रात जिस तरह से अंतिम संस्कार भी किया गया और अब उसके बाद किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, और ये आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश में पहली दफ़ा नहीं है, ये बहुत लखीमपुर खीरी हो गए, उन्नाव हो गया, अभी बलरामपुर की घटना हुई है। इतनी ज़्यादा इसमें ये घबराहट दिख रही है क्यों?
देखिए, मैं बताता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का दिन पे दिन बदतर होता जा रहा है और एनकाउंटर की बात हो, महिलाओं के साथ की बात हो, एक तरह से गुंडा राज वहां चल रहा है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अगर कोई क्राइम होता भी है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो, ये दायित्व तो सरकार का है। जांच को दबाने के लिए जिस प्रकार आधी रात में अंतिम संस्कार किया गया, ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। उसके जो अंतिम, उसका एक मृत व्यक्ति का भी अधिकार होता है कि अपने घर अंतिम यात्रा निकले, उसका दाग लगाने के लिए घर वालों को इजाजत दी जाए। ये मैं समझता हूँ मानवता के जो हमारे थोड़े बहुत जो प्रिंसिपल्स बचे थे उनको बिल्कुल नष्ट कर दिया। लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार जो आज हालात पैदा हुए हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और कोरोना का बहाना लेकर सिर्फ विपक्ष के लोगों को रोकना, ये कहाँ की न्यायपालिका और कहाँ का न्याय है। सचिन, जैसे मिलने नहीं दिया गया कांग्रेस के लोगों को और सरकार अगर वहां पर न्याय नहीं दिला रही और भय का माहौल बनाए हुई है, विपक्ष के तौर पे न्याय दिलाने के लिए इस परिवार को कांग्रेस क्या करेगी? हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा राज मैंने पहली बार देखा कि राहुल गांधी ने कहा अगर सेक्शन 144 लगा है, अगर 4 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। वो अकेले को नहीं जाने दिया। ये भयभीत किस बात से है मुझे बताइए। एक बच्ची का जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ उसके बाद ऐसा छुपाने को क्या है, ऐसा रोकने के लिए क्या मजबूरियां उनके सामने पैदा हो गई कि सबको रोक रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। एक सांसद को, 4 बार के सांसद पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं, उस पर इस प्रकार पुलिस व्यवहार कर रही है। ये क्या दिखलाता है, किस प्रकार का ये उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं, समझ से परे है। जी जी, धन्यवाद आपका सचिन पायलट हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस के भारी विरोध प्रदर्शन से नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर काफी देर के लिए लंबा जाम लग गया है, क्योंकि इसी रास्ते से जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे थे, लेकिन वहां पर उन्हें रोका गया और उसके बाद विरोध प्रदर्शन जो हुआ नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर, उससे वहां पे जाम रहा। हाथरस की घटना के विरोध में सड़क पर उतरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ नोकझोंक हुई है और आगरा में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐतिहासिक रामबाग स्मारक पर सफाई कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर दिया है। शहर में कई जगह पर कूड़ा फैलाकर भी विरोध जताया गया। वाल्मीकि वाटिका पर पुलिस का सख्त पहरा नजर आया। मुरादाबाद में सफाई कर्मचारियों ने हाईवे पर जाम लगाया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी हाथरस मामले के खिलाफ गुस्सा नजर आया। बेंगलुरु में भी लेफ्ट पार्टियों ने हाथरस की घटना को लेकर अपना विरोध जताते हुए मार्च किया है। देश की बात में इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद बताएंगे आपको कि हाथरस के अलावा उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी इस तरह की घटनाएं अभी हुई हैं। देश भर में बलात्कार की घटनाओं को लेकर रोष है। हाथरस के मामले के बाद जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और हाथरस के बाद उत्तर प्रदेश में ही एक के बाद एक और बलात्कार और हत्या, बलात्कार के बाद हत्या कर देने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाथरस के बाद उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक पिछड़ी जाति की लड़की के सामूहिक बलात्कार कर हत्या कर देने की घटना सामने आई। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बलात्कार के बाद हत्या कर देने की घटनाएं रूह कंपा देने वाली हैं। राजधानी लखनऊ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पिछड़ी जाति के 22 साल की युवती से बलात्कार के बाद मारपीट की गई। युवती ने अस्पताल के रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि मंगलवार को पीड़ित युवती सुबह डिग्री कॉलेज में दाखिला लेने गई थी, लेकिन रास्ते में ही कुछ लोगों ने उसे अगवा कर नशीला इंजेक्शन दिया, उसके साथ शाम तक बलात्कार किया और मारा पीटा भी। आरोपियों ने शाम 7 बजे पीड़िता को ई रिक्शे से घर भेज दिया। बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुँह से आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं, बहुत पूछे कुछ भी नहीं बोली। फिर 10 मिनट के बाद उसके पेट में जलन होने लगा। फिर कही है मम्मी हम मर जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। फिर ले गए हॉस्पिटल। परिवार वाले पीड़ित को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि परिवार ने जिन 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है
उनको सामूहिक बलात्कार और हत्या की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पैर और कमर टूटने की बात सामने नहीं आई है। कुछ मीडिया चैनल्स में ऐसी खबर चल रही थी कि जिसमें बताया जा रहा था कि जो पीड़िता है उसके हाथ पैर और कमर तोड़ दिए गए थे, तो ऐसा पोस्टमार्टम में कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। लखनऊ से 220 किलोमीटर दूर आजमगढ़ में 8 साल की छोटी बच्ची के साथ पड़ोस के ही दानिश नाम के शख्स पर बलात्कार करने का आरोप है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छोटी बच्ची को चोटें आई हैं और इस वक्त उसका इलाज बनारस में चल रहा है। हाथरस के बाद बलरामपुर, आजमगढ़ और बुलंदशहर में रेप की घटनाएं सामने आई हैं और यहां तक कि बलरामपुर में परिवार का कहना है कि लड़की की कमर और पैर भी तोड़ दिए गए। पुलिस जबकि मना कर रही है, लेकिन उसमें मृत्यु हो गई है लड़की की। सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि इन तमाम मामलों में इंसाफ देने की बजाय पुलिस लीपापोती में क्यों लग जाती है। लखनऊ में सहयोगी राजेश, विनीत और प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हाथरस, बुलंदशहर, आजमगढ़ और अब ताज़ा घटना भदोही की भी है। और उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अफसर ये कह रहे हैं कि हाथरस पीड़ित से रेप नहीं हुआ। एडीजी कानून व्यवस्था का ये कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट में सब साफ है। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद से यह स्पष्ट हो गया है कि उनके साथ, पीड़िता के साथ कोई रेप या मास रेप की बात नहीं हुई थी। जैसा कि 2 वीडियो आज आने के बाद पहले उन्होंने खुद ही थाने में रेप की बात नहीं बताई थी, मारपीट की बताई थी और गला दबाने के कारण इंजरी हुई थी, जो पूर्व में ही आप लोगों के साथ शेयर किया जा चुका है। तो आपने उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सुना, जो कह रहे हैं कि रेप का मामला ये नहीं है, ऐसा एफएसएल की रिपोर्ट से साबित हो रहा है। और एक बार आपको फिर दिखा दें कि जो वहां पे कलेक्टर हैं हाथरस के, वो क्या कह रहे हैं। उन पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप लग रहा है। आप ये वीडियो एक बार फिर से देख सकते हैं और खुद सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। जो बातें सामने आई हैं, जो समझ में आ रहा है, वो ये कि मामला रफा दफा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। डीएम साहब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए थे। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। ये मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे। मम्मी की उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे। यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने इतने लोग, तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती ये बयान बदल रहे हो, तुम पे कौन भरोसा। पापा पे बुलवा रहे, बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह के अत्याचारों का सिलसिला नहीं रुक रहा है, क्योंकि हाथरस के बाद अब बलरामपुर, आजमगढ़, कई जगह का नाम फिर से सामने आ रहा है। इस वक्त इसकी बात में मेरे साथ इतना ही।